हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए से वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और हमेशा पढ़िए। हम आपको समझा के पढ़ाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप बोलिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लोग का प्रश्न है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। मतलब विभक्त वलय किस चीज़ में लगा होता है। तो आप घर में अपना मोटर देखे होंगे, डीसी मोटर, उसमें ही विभक्त वलय का प्रयोग किया जाता है, उसमें विभक्त वलय लगाया जाता है। आगे हम लोग का प्रश्न है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। मतलब आवेशों के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। तो आवेशों के प्रवाह दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है हर वर्ष के लिए। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेड साहब ने किए थे। ऑस्टेड साहब ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किया था। और फैराडे जो थे, माइकल फैराडे, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे। ये भी आपको याद रखिए, ये जो फैराडे साहब हैं वे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मतलब ऐसा उपकरण इसमें से है, इसमें ऑप्शन में जनरेटर या विद्युत मोटर या दोनों, विद्युत मोटर या जनरेटर, या इनमें कोई नहीं। तो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, जिससे आप मतलब लाइन में लगाते हैं और वो अपना कार्य करता है, वो है मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये भी आपको याद रखना है। जनरेटर जो आप लोग देखे होंगे शादी ब्याह में अक्सर आता है, उससे ही विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। जबकि आप मोटर में देखे होंगे, आप लाइन देते हैं तब आप में वो पानी निकालने का काम करता है या सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो आमीटर से धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा का एमीटर या आमीटर से मापा जाता है। जबकि आवेश को किस चीज़ से मापते हैं। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलॉम होता है। और विभव का विभवांतर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और विद्युत शक्ति का वाट होता है। वाट मतलब विद्युत शक्ति। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। मतलब वो युक्ति जो विद्युत धारा को उत्पन्न करे। तो आप जनरेटर शादी भी हमें देखे होंगे कि जनरेटर चलाया जाता है। अगर अचानक लाइन कट जाए तो वहाँ पे जनरेटर चला के और विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है। तो जनित्र ही विद्युत धारा उत्पन्न करता है। आगे हम लोग का प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। मतलब सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो सौर सेल जो देखे हैं, सौर सेल जो सिलिकॉन का बना होता है, सौर सेल, वही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आगे हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु सर्वाधिक तन्य है। मतलब कौन सी धातु है जिसे आप खींचकर लंबा तार बना सकते हैं। तो सर्वाधिक तन्य धातु है सोना। सोना इतना तन्य धातु है कि आप 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। आगे हम लोग का प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना आपको 24 कैरेट का होता है। ये शुद्ध सोना से आपका ये जो होता है सोना चांदी का जेवर गहना, ये नहीं बनाया जाता है। इसमें जस्ता या चांदी का प्रयोग करके बनाया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना आपका मुलायम होता है, इसलिए ये 24 कैरेट का होता है। तो इसमें जस्ता, चांदी, ये सब मिला के इसको 22 कैरेट का किया जाता है। फिर उससे हम लोग के आभूषण बनते हैं। आगे हम लोग का प्रश्न है, पीतल क्या है। तो पीतल मिश्र धातु है। ये भी आपको याद रखिए। इसका एक ट्रिक है कि पीतल मतलब पिताजी इसका ट्रिक है। ये भी आपको याद रखिएगा। देखिए, प से पीतल, त से तांबा, जैसे जिंक। तो पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। मतलब किसमें जो ये नस होता है ना, नस के जरिए परिवहन नहीं होता है। जैसे हम लोग में है बहुकोशिकीय जीवों में, जैसे हम लोग हैं, हमारे माता पिता हैं, ये सब में
नसों के जरिए खून हमारे शरीर में फैला रहता है, शरीर कार्य करता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जैसे ये तितली में ट्रैकिया पाया जाता है। ट्रैकिया से ये लोग परिवहन अपना करते हैं। तो खुला परिवहन तंत्र तितली में पाया जाता है। और यहाँ पे कॉकरोच भी ऑप्शन देता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मच्छर, कॉकरोच, ये सब खुला परिवहन तंत्र का उदाहरण है। इसमें कोई नस नहीं पाया जाता है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, पीत रस का स्राव होता है। तो पीत रस यकृत से निकलता है और ये हल्का हल्का ग्रीन रंग का रहता है, हल्का नीला टाइप का रहता है, जो भोजन को क्षारीय बनाता है और छोटे छोटे यौगिकों में तोड़ देता है। ये भी आपको याद रखना है। हल्का नीले पदार्थ का रहता है, ये भी आपको याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग का प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। मतलब जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं ना, उसका रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल में वर्णक का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल में वर्णक का रंग हरा होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लोरोफिल में वर्णक का रंग हरा होता है। आगे हम लोग का प्रश्न है, मनुष्य हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मतलब हमारा जो हृदय है वो कितने भागों में बटा होता है? तो हृदय हम लोग के 4 भागों में बटे होते हैं, ये भी आपको याद रखिएगा। निलय और आलिंद। एक निलय होता है, एक आलिंद होता है, फिर एक निलय होता है, फिर एक आलिंद होता है, ये भी आपको याद रखना है। और हमारे शरीर में पंप कौन करता है? मतलब जो ऑक्सीजन युक्त जो होते हैं खून, उसको पूरे शरीर में निलय के द्वारा पंप किया जाता है हृदय, और ये परिवहन तंत्र से संबंधित होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, लसिका का रंग होता है। तो लसिका हल्का पीला रंग का पदार्थ होता है, जो कहीं कट छट जाता है तो उसके लिए वो उपयोगी होता है, जमाव बना के ठीक करता है वो हम लोग के शरीर में। लसिका का रंग हल्का पीला होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? मतलब एक जवान, जैसे 18 वर्ष के आयु 18 वर्ष के स्त्री या महिलाओं में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में लगभग 32 दांत होते हैं। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया कॉकरोच का श्वसन अंग होता है। ट्रैकिया, और ये भी पूछता है कि कॉकरोच में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो कॉकरोच में 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और स्टार फिश, जितना भी फिश होता है ना, मछली में गिल्स पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। मछली गिल्स के सहायता से श्वसन क्रिया करते हैं। आगे हम लोग का प्रश्न है, रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में, और रक्त किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और रक्त के कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, ये भी आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन के कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। और हमारे रक्त के कितने प्रकार होते हैं? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। और आरबीसी का जीवन अवधि 20 से 120 दिन का होता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो वाइट ब्लड सेल है, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, इनका जीवन अवधि 12 से 20 दिन का होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो प्लेटलेट्स होता है वो हमारे शरीर में, मानिए कि किसी कारणवश हमारा हाथ कट जाता है तो वहाँ पे फ्लग बना देता है, जैसे हम लोग का खून गिरे नहीं, वही प्लेटलेट्स उसका कार्य करता है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा में कूदपाद पाया जाता है। वो कूदपाद के सहायता से, देखिए अमीबा कैसे भी आप बना दीजिए, अमीबा ये है मानिए कि, और यहाँ पे भोजन है इसका, तो यहाँ पे इसका है ना, जो ये सतह, यहीं पे कूदपाद बना के और भोजन को अंतःग्रहण कर लेता है। भोजन को अंतःग्रहण एक के बार में कर लेता है, ये भी आपको याद रखना है। तो अमीबा भोजन कूदपाद के द्वारा पकड़ता है और अंतःग्रहण कर लेता है भोजन को। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में होता है। आगे हम लोग का प्रश्न है, सभी हरे पौधे होते हैं, तो जो अपना पोषण स्वयं से बनाए, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, उसे स्वपोषी कहते हैं, ये आप पढ़े होंगे। तो सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए सभी पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। और परजीवी क्या है? जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भोजन के लिए पेड़ पौधे,
या किसी जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, लेकिन स्वपोषी जो पेड़ पौधे होते हैं वो किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या करना था। तो चिपको आंदोलन में आपको याद है ना, जिसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। और चिपको आंदोलन में वृक्षों को बचाया जाता था, वृक्ष को बचाया जाता था। जो वहाँ के आदिवासी महिला थी वो वृक्ष से चिपक जाती थी और पेड़ को बचाती थी। ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिला से शुरू हुआ था ये आंदोलन। ये भी आपको याद रखना है। और इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। यहाँ से हम लोग का संस्कृत शुरू होता है। तो चलिए यहाँ पे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। इनका जन्म पटना में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। और इनके जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। और सिख संप्रदाय के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हैं। इन्होंने ही गुरु नानक के जितने भी लिखे हुए साहित्य थे, ग्रंथ थे, उनको संग्रहित किया था। और गुरु नानक पहले थे जिनका ये भी आता है प्रश्न में कि गुरु नानक ने किन किन किताबों को लिखा। तो गुरु नानक सोहिला, जपूजी, आशा दीवार, रही रास, ये सब किताबों को लिखे हैं। और सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु गुरु नानक ही थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। मतलब पटना कितना वर्ष पुराना है। ये भी तो पटना लगभग 2500 वर्ष पुराना है पटना। ये भी आपको याद रखना है, 2500 वर्ष पुराना है। और पटना कितने वर्ष तक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहा। तो लगभग 1000 वर्ष तक पटना जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहा। मतलब पटना की स्थिति उस समय खराब थी 1000 वर्ष तक। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज यूनान का ही था। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। तो नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। अगर आप आलस करिएगा तो आप में आलस सबसे बड़ा शत्रु है। आलस की वजह से आप कुछ कर नहीं पाइएगा। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे और दयालु थे। वीरेश्वर कैसे मंत्री थे, दयालु थे। ये हर रोज़ आलसियों को भोजन और पानी और वस्त्र देते थे। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो आलस कथा पाठ है, इसके लेखक कौन है। तो विद्यापति हैं। विद्यापति इसके लेखक हैं। और ये कहाँ से लिया गया है। तो ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें आलस दोष को बताया गया है, जिसमें 4 आलसी होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और चारों आलसी इतने आलसी होते हैं कि वो जलने पर, खुद के कमरे में आग लगा होता है फिर भी वो वहाँ से हटते नहीं हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। ये भी आपको याद रखिएगा। और संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में बांटा गया है। और कुल कितने संस्कार हैं। तो कुल 16 संस्कार हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। और संस्कार कितने हैं। तो 16 संस्कार होते हैं। भारतीय संस्कार 16 होते हैं। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं। तो मरने के बाद एक संस्कार होता है अंत्येति संस्कार। ये भी आपको याद रखना है। मरने के बाद एक संस्कार होता है अंत्येति संस्कार। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, राम प्रवेश राम के गांव का क्या नाम था। तो आप लोग वो पढ़े होंगे, जिसमें एक दलित बालक होते हैं राम प्रवेश राम, जो सिविल सर्विस परीक्षा निकालते हैं और बहुत बड़े पद पर जाते हैं अपने मेहनत और काबिलियत के बल से। तो यही राम प्रवेश राम के गांव का क्या नाम था। तो ये था, राम प्रवेश राम के गांव का नाम भीखन टोला था। और भीखन टोला कौन देखने आए थे। तो अध्यापक भीखन टोला देखने आए थे। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, भीखन टोला देखने कौन आया था। तो भीखन टोला देखने अध्यापक आए थे। और प्राथमिक विद्यालय भीखन टोला से कितनी दूरी पे था। तो 1 कोस की दूरी पे था। और भीखन टोला के घर में राम प्रवेश राम के घर में कितने सदस्य थे। तो 4 सदस्य थे। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, कर्मवीर कौन था। तो कर्मवीर राम प्रवेश राम था। ये अपने मेहनत और काबिलियत के बल से बहुत आगे गए और सिविल सर्विस परीक्षा के एग्ज़ाम निकाले, IAS IPS बने। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई। तो आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना
1875 में हुई। और किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। और ये 18वीं 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े समाज सुधारक थे। ये भी आपको याद रखना है। और इनका मृत्यु 1883 में हो गया। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। ये भी आपको याद रखना है। मूल शंकर था। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, दान किसको देना चाहिए? तो जो धनी है उसको दान देना चाहिए। बताइए, जो पहले से धनी है उसको तो दान नहीं देना चाहिए। जो दरिद्र है उसको दान देना चाहिए। जो दरिद्र है उसको दान देना चाहिए। तो दरिद्र को दान देना चाहिए। आगे हम लोग का प्रश्न है, हितोपदेश नीति कथा के रचनाकार कौन हैं? तो हितोपदेश नीति कथा के रचनाकार नारायण पंडित हैं। ये भी आपको याद रखना है। और यहीं से वो बूढ़ा बाघ और पथिक वाला कहानी है ना, व्याघ्र पथिक कथा, वही लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और इसके लेखक कौन है? तो नारायण पंडित हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, शांति किससे से स्थापित होता है? तो शांति आप परोपकार जब करिएगा ना, आप मानिए कि किसी से झगड़ा हुआ और आप शांत रहते हैं, परोपकार करते हैं, परोपकारी बनते हैं, तो शांति उससे स्थापित होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो शांति किससे स्थापित होता है? तो परोपकार से। आगे हम लोग का प्रश्न है, लास्टवा प्रश्न है कि किसके बिना ज्ञान भार के समान है? किसके बिना ज्ञान भार के समान है? तो मानिए कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है लेकिन आप उसका उपयोग सही समय पर सही जगह नहीं कर रहे हैं, तो वो भार के समान है। तो आप जब तक क्रिया नहीं करिएगा ना, किसके बिना ज्ञान भार के समान है? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आगे चल के ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा और हम पूरा सिलेबस का ऑब्जेक्टिव कराते रहेंगे इस चैनल पे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।